नमस्कार। मंथन में आपका स्वागत करता हूँ। मंथन में हम व्यक्तिगत और देश हित की बातों को लेकर आएंगे और उन पर मैं आपको एक अपनी स्टडी आपके बीच रखने का प्रयास करूँगा और उस पर हम और आप मिलकर स्वयं मंथन जरूर करेंगे। 2021 में सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में हमारे बीच उत्तराखंड से फरवरी महीने में खबर आई। वहाँ पर एक फ्लड हुई। बताया जा रहा है कि ग्लेशियर के टूटने के कारण इस तरह का फ्लड वहाँ पर आया, जो कि ऋषि गंगा प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बहा कर ले गया। ऋषि गंगा प्रोजेक्ट मैं आपको बता दूँ एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, जिसे एनटीपीसी का प्रोजेक्ट और कुछ प्राइवेट कंपनी उसे मिलकर पूरा कर रही है। जब उत्तराखंड में केदारनाथ त्रासदी हुई थी, उस समय भी इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी और यह पूरी तरह से बह गया था। इसका मालिक, जो कि प्राइवेट कंपनी का एक ओनर था, वो इसमें दब के मर गया था। उसके बाद यह प्रोजेक्ट कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में गया और इसे फिर से शुरू किया गया। फिर से जब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया तो जो एक मुख्य बात है जिस पर हमें गौर करना चाहिए वो ये है कि यह प्रोजेक्ट जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, ऋषि गंगा नदी पर है। ऋषि गंगा नदी की एक मुख्य धाराओं में से एक है। एक तरफ से ऋषि गंगा नदी आती है, एक तरफ से धौली गंगा आती है। धौली गंगा और ऋषि गंगा मिलकर अलकनंदा बनते हैं और ये अलकनंदा नदी आगे जाकर गंगा की एक मुख्य धारा के रूप में मिलती है, जो कि देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा का रूप लेती है। मेन जो सोचने वाली बात है और जिस पर हमें गौर करना चाहिए, जो कि हम भागती दौड़ती जीवन में कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, वो ये कि इस चमोली डिस्ट्रिक्ट में इन ऋषि गंगा, धौली और अलकनंदा पर कितने सारे बांध बना दिए गए हैं और कितने सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पहले लगाए जा चुके हैं और अभी 2 लगाए जा रहे थे। इनमें से एक ऋषि गंगा प्रोजेक्ट है जो कि पूरी तरह से बह गया है और इसके बह जाने के कारण क्या है, इस पर मंथन करने की हमें ज़रूरत है। प्रकृति, एनवायरनमेंट में ये जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको हम जो विनाश की ओर ले जा रहे हैं, उस पर सोचने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपको पीछे ले जाते हुए शुरू करता हूँ। चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में जो ये ऋषि गंगा, धौली और अलकनंदा हैं, इनको किस तरीके से बांधों में बांधकर और कौन कौन से प्रोजेक्ट लगाए जा चुके हैं और लगाए जा रहे हैं, उनमें हैं ऋषि गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, विष्णु प्रयाग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, श्रीनगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और तपोवन विष्णु प्रयाग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये जो तपोवन वाला प्रोजेक्ट है और ऋषि गंगा प्रोजेक्ट है, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में चल रहे थे और इनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, या कहूँ ये पूरी तरह से समाप्ति हो गए हैं, जमींदोज हो गए हैं। तो इसके लिए जो ये ऋषि गंगा प्रोजेक्ट है, ये रैनी विलेज के पास लगाया जा रहा था। अब जब आपको मैं बताऊंगा तो आपको बहुत आश्चर्य होगा। ये रैनी विलेज वही गांव है जहां से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में गौरा देवी जी ने की थी। चिपको आंदोलन का उद्देश्य था कि रैनी विलेज और उसके आसपास के इलाके के इकोसिस्टम को ना बिगाड़ा जाए, यहाँ पेड़ ना काटे जाएं, क्योंकि यह जो इलाका है वो एक नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है और रैनी विलेज से ही कुछ किलोमीटर की दूरी पर नंदा देवी नेशनल पार्क है। अब सोचिए, जो बायोस्फीयर रिजर्व है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लगाने की क्या ज़रूरत थी। वहाँ पर हजारों वृक्ष काटे गए। हजारों वृक्ष काटने के बाद एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि कुछ मेगावाट, मैं कुछ मेगावाट इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि इस हजारों वृक्ष काटे जाने की कीमत, इस प्रकृति को नुकसान पहुँचाने की कीमत इस मेगावाट के कंपेयर में कहीं ज़्यादा है। लेकिन हम वो सब भुलाकर विकास की गति में प्रकृति विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। प्रकृति विनाश की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। विकास की गति होनी चाहिए,
लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हुए नहीं। बड़ी बात यह है कि 2 साल पहले करीब इसी विलेज से कुछ व्यक्तियों ने PIL उत्तराखंड हाई कोर्ट में दी कि यहाँ पर जो है ब्लास्ट किए जा रहे हैं, पत्थरों की क्रशिंग की जा रही है, जिससे कि यहाँ के जीव जंतु जंगल को छोड़कर गांव की तरफ भाग रहे हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इस बायोस्फीयर रिजर्व को यह खतरा पहुंचा सकता है। यहाँ के पर्यावरण को ये अनबैलेंस कर सकता है, जो कि आने वाले समय में एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। ये बात 2 साल पहले ही यहाँ के व्यक्तियों ने हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड में दे दी थी उसकी PIL, और उन्होंने एक फ़ाइट करना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बाद कोर्ट ने वहाँ पर चमोली डिस्ट्रिक्ट में इस बात को पहुँचाया और उसके बाद स्टे भी लगाया गया काम पर कुछ समय के लिए। लेकिन सरकार एक तरफ इस काम को करती रही और विकास के नाम पर लोगों की बात दबा दी गई, पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया गया और उसके बाद प्रकृति ने स्वयं से इसका बदला लेते हुए इस पूरे प्रोजेक्ट को ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया। जब हम भगवान इस प्रकृति से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो ऐसे ही परिणाम हमारे साथ होंगे। यह समय, यह त्रासदी हमें कुछ सिखाती है, हमें कुछ मंथन करने पर मजबूर करती है, हमें उस एक और इशारा करती है कि पावर जनरेशन करने के और कई माध्यम प्रकृति ने स्वयं हमें दिए हैं। प्रकृति के उन माध्यमों को प्रयोग करते हुए हम विकास कर सकते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर अपनी ज़रूरतें पूरा करने की। पावर की बहुत सख्त ज़रूरत है, यह मैं मानता हूँ, लेकिन उसके दूसरा माध्यम जैसे कि सोलर एनर्जी, लेकिन यह एक सत्य है, यह एक यूनिवर्सल सत्य है कि पावर जनरेशन का सबसे अच्छा और पर्यावरण हितैषी माध्यम है तो वो है सोलर एनर्जी। और लेकिन समय के साथ हमने उसको आगे नहीं बढ़ाया, हमने और माध्यमों से इसको बनाने की कोशिश की, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जिनमें कि बहुत ज़्यादा खर्चा भी होता है और इनसे पावर ज़रूर आप एक माध्यम से बहुत बड़ी मात्रा में बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उतनी ही मात्रा में ये पर्यावरण को इम्पैक्ट करता है। तो हाइड्रो पावर, थर्मल पावर, इनसे अब हमें दूरी बनाने की ज़रूरत है। प्रकृति यह खुद इशारा कर रही है, मैं आपको कोई राय देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यह राय प्रकृति संदेश दे रही है। इस तरह की फ्लड, इस तरह की ताश के पत्तों के रूप में ढहाकर इस तरह के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को कि हमें अवेयर होना होगा। पावर जनरेशन का माध्यम विंड और सोलर एनर्जी, बायोफ्यूल की ओर हमें जाना पड़ेगा। और मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि कोशिश करें कि हम सोलर से अपनी बिजली स्वयं बनाएं, आत्मनिर्भर हों, प्रकृति को सपोर्ट करें। प्रकृति के प्रति अपना प्रेम दिखाएंगे तो प्रकृति भी हमें अपना प्रेम दिखाते हुए हमें यहाँ पर अधिक समय तक जीवित रखने, हमारी लंबी आयु की कामना के लिए हमारे साथ हमेशा खड़ी रहेगी। हमारी साथी ही है प्रकृति, उसकी गोद में ही हम बैठे हैं। तो जिसकी गोद में हम बैठे हैं उसी के बाल नोचना, उसी की खाल पर अपना हथियार चलाना, यह हमें शोभा नहीं देता। हमें इससे सीख लेते हुए आगे बढ़ने की ओर संदेश इस 2021 के शुरुआती महीनों ने दे दिया है। आशा करता हूँ कि 2021 के आने वाले वर्षों में ऐसे दृश्य फिर से देखने को ना मिलें। प्रकृति हमसे खुश होते हुए हमें और सुगंधित और सुंदर दृश्य दे और हम भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए सोलर एनर्जी से अपने घर को पावर करें, विंड एनर्जी और बायोफ्यूल की ओर आगे बढ़ें। मंथन इस पर आप लोग जरूर करिए। इस विषय को मैं अभी यहीं रोक रहा हूँ, बाकी आप खुद स्टडी करिए, खुद से सोचिए ज़रूर। जय हिंद।